एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एग्जाम फ्यूल। आज आपको फिर से विज्ञान की ओर लेकर चलते हैं और विज्ञान का आज कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे एटमॉस्फेयर यानी पर्यावरण के बारे में, जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो जल्दी से अगर जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक का बटन फटाफट से दबा ही दीजिए। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है आज का ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। इन दोनों को मैंने एक साथ किस लिए लिया है, क्योंकि ये दोनों को रिलेट करते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं किस तरीके से। ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसा कि उसका नाम इंडिकेट कर रहा है आपको, यानी कि हरित गृह प्रभाव, कुछ ऐसा इफेक्ट, कुछ ऐसा प्रभाव जो क्या है, कुछ हरा होने वाला है, क्या कुछ ऐसी चीजें हैं कि हरी कलर की गैसेस निकलने वाली हैं। तो देखिए क्या है। सबसे पहले आते हैं हम डेफिनेशन के ऊपर। ग्रीन हाउस इफेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है? होता क्या है, सूरज जो कि हमारा एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, जब उसकी रोशनी धरती पर पड़ती है तो वो बहुत सारे अलग अलग तरीके की रेज लेकर आती हैं। तो हमारी धरती का जो सरफेस है वो कुछ रेज को, मोस्टली रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी तरीके से कुछ रेज सूरज की ऐसी होती है जो पौधों पे पड़ती है, तो पौधे भी अपनी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और आप जानते ही हैं कि ये सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके खाना बनाते हैं। लेकिन होता क्या है, जब एक्सेस ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी आती है, यानी कि सूरज की रोशनी ज्यादा आती है, तो कुछ रेज ऐसी होती हैं जो एब्जॉर्ब होने के बाद मैक्सिमम रेज क्या होती हैं, रिफ्लेक्ट बैक कर जाती हैं, वापस चली जाती हैं। तो कुछ ऐसी होती हैं एटमॉस्फेयर की लेयर से एब्जॉर्ब हो जाती हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि जो धरती का तापमान है वो उसके एवरेज टेम्परेचर से थोड़ा सा बढ़ जाता है। बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे, 0.6 और समथिंग इसमें इंक्रीमेंट आता है, लेकिन आपके लिए छोटी सी टर्म होगी 0.6। लेकिन अगर आप पूरे ब्रह्मांड की, पूरे भारत की बात कर रहे हैं, पूरी धरती की बात कर रहे हैं, हमारे प्लेनेट की, तो वहां पर क्या होगा, जो ये रिफ्लेक्ट बैक करती हैं रेज और ये जो एब्जॉर्प्शन होता है ये तापमान को बढ़ा देती हैं, यानी कि टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती हैं। और वही क्या रीजन बनता है, ग्लोबल वार्मिंग का भी रीजन बनता है। तो ये तो थी ग्रीन हाउस इफेक्ट कि हमारे धरती का जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, यानी कि उसमें बहुत सारी ऐसी गैसेज हैं जो एब्जॉर्ब हो रही हैं। अब होगा क्या, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो बर्फ के पहाड़ हैं, जिसे हम ग्लेशियर बोलते हैं, वो मेल्ट होने लग जाएंगे। और जैसे जैसे वो मेल्ट होंगे, जितने भी ओशियंस, बिग ओशियंस हैं या फिर अब समुद्र हैं, उनका जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जो किसका रीजन बनते हैं, फ्लड्स का रीजन बनते हैं। जितने भी कोस्टल एरियाज में वहां पे हर साल फ्लड्स आते हैं, तो उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल क्या है, ये इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर, जो ये लगातार तापमान में बदलाव हो रहा है। तो इसे क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग को ग्लोबल वार्मिंग क्यों कहा जाता है, या फिर इसे भूमंडलीय उष्मीकरण के नाम से क्यों जाना जाता है? ग्लोबली जब हम बात करते हैं, इट मींस वर्ल्ड वाइड, हम पूरे विश्व की, पूरे संसार की बात कर रहे हैं कि हर कोई अलग अलग कंट्रीज इससे फेस कर रही हैं। तो चलिए आज इसके बारे में पढ़ते हैं। डेफिनेशन हमने आपको क्लियर करी। आते हैं GHG। अब आप ये टर्म देख पा रहे होंगे, ये क्या एब्रिविएशन है, इट स्टैंड्स फॉर ग्रीन हाउस गैसेज। GHG क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज। कुछ ऐसी गैसेज जो इसमें इन्वॉल्व हैं। तो देखिए कौन कौन सी गैसेज हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी है CH4 जिसे हम क्या कहते हैं, मीथेन गैस बोलते हैं। थर्ड है CFCS जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। और जो लास्ट है हमारी वो क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड्स। नाइट्रस ऑक्साइड आप जानते हैं कि ये एसिडिक ऑक्साइड है, बिकॉज इट इज एन ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल के जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर, और आपने एसिड रेन में भी ये पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट। तो आगे आते हैं इनके सोर्सेज। हमारा जो थर्ड पॉइंट है, ऑब्वियस सी बात है, अगर हम ये नुकसान पहुंचा रहे हैं तो हमें इसके बारे में ज्ञात होना चाहिए कि ये हमारा, इनके स्रोत क्या है, ये आ कहां से रहे हैं, ऑब्टेन कहां से हो रहे हैं। तो देखिए इनके सोर्सेज के बारे में पढ़े तो सबसे पहले आते हैं CO2। CO2 सबसे ज्यादा जो इसका एमिशन हो रहा है ये हमारे व्हीकल से होता है। जो ये हम एक ही घर में 2-2, 3-3, 4-4 गाड़ियां रखी हुई हैं, हर इंसान अलग गाड़ी लेकर निकल रहा है अपने घर से, तो यही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि इसमें पेट्रोल डलता है, डीजल डलता है, और वो फ्यूल जब बर्न होता है तो एक्सेस अमाउंट में कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एमिट आउट करता है। तो वो भी एक रीजन है। साथ साथ फॉसिल फ्यूल्स, वही कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, जब भी इनका कंबशन होता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, जो भी एक रीजन है किसका, पॉल्यूशन का।
दूसरा आपका पॉइंट आता है डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन मींस कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज और फॉरेस्ट। वैनिशिंग ऑफ फॉरेस्ट मतलब कि वनों को, जंगलों को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया है, चाहे वो किसी भी कोई भी पर्पस हो माइंड में, चाहे आपको बिल्डिंग खड़ी करनी है, फर्नीचर बनाना है या कुछ भी ऑब्टेन करना है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के ऊपर। नेक्स्ट जो हमारा मीथेन आता है, तो देखिए मीथेन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है। मीथेन के सोर्सेज हैं जैसे कि कोल और पेट्रोलियम, आप जानते हैं जैविक ऑर्गेनिक जितना भी वेस्ट होता है उससे ऑब्टेन होती है, तो मीथेन गैस, कोल और पेट्रोलियम का कंबशन, उनका जलना, और साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी एग्रीकल्चर यानी कृषि की कुछ ऐसी प्रक्रिया, ऐसी प्रोसेसेस हैं जिसकी वजह से भी मीथेन गैस का एमिशन बहुत ज्यादा होता है, और वो किसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के पीछे। तो ये जो पूरा फिनोमिना होता है, इस फिनोमिना को ग्रीन हाउस इफेक्ट बोला जाता है। तीसरा पॉइंट आप देख पा रहे हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। देखिए मैं यहाँ लिख देती हूँ, अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तो आपको इजी होना चाहिए नोट्स बनाते वक्त। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हर उस चीज से ऑब्टेन होती है जो एज ए कूलेंट काम करता है, यानी ठंडक प्रदान करता है। तो जितने भी एरोसोल्स होते हैं, या जो आप जो एरोसोल्स होते हैं, जो कैन होते हैं ना, हेयर स्प्रे आप करते हैं बालों को सेट करने के लिए, ठीक है, या फिर फ्रिज हो गया, या परफ्यूम लगाते हैं आप, वो भी ठंडक देता है, एकदम से आपको कूलिंग कॉज करता है। और एयर कंडीशनर जो घरों में इसे इस्तेमाल करते हैं, इनसे कौन सी गैसेस रिलीज होती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स रिलीज होती है। तो ये ही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, आप जानते हैं ऊपर हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन परत है। ओजोन परत क्या करती है, अल्ट्रावायलेट यानी जो यूवी रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज जो कि बहुत हार्मफुल है, इतनी हार्मफुल कि अगर ओजोन की परत ही ना हो तो हमें कैंसर हो जाए, स्किन कैंसर हो जाए, तो ये उससे प्रोटेक्ट करने का काम करती है ओजोन लेयर। क्योंकि CFCs की मात्रा एटमॉस्फेयर में बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से ओजोन डिप्लीट यानी कि ओजोन परत धीरे 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 नष्ट होती चली जा रही है। नाइट्रस ऑक्साइड पर आते हैं, फोर्थ पॉइंट। इसके सोर्सेस क्या क्या हैं, तो आप जो अपने खेतों में फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं, जो उर्वरक इस्तेमाल करते हैं, जो कि केमिकली सिंथेसाइज है, लेबोरेटरी में तैयार किए जाते हैं, साथ ही साथ इंडस्ट्री से निकलने वाला बहुत सारा एमिशन, धुआं ऐसा जो भट्टी से निकलता है, किल्न से निकलता है, वो सारा क्या कॉज करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, मतलब ऐसी हार्मफुल पॉइजनस एसिडिक गैसेस को रिलीज करता है जो कि सस्पेंड हो जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो ये तो थे इनके सोर्सेज, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि किसकी मात्रा कितनी ज्यादा है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में यही चीज पूछी जाती है। तो मैं एनसीईआरटी से ही उठा रही हूँ, तो कुछ भी ऐसा ना हो कि आपको ऐसा लगे कि वहां कुछ और बताया गया था, यहाँ कुछ और है। तो कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट उतनी ही लिखी गई है, दीज आर अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि ये समय के साथ बदलती रहती है। तो देखिए सबसे ज्यादा कंटेंट जो CO2 का है हमारे एटमॉस्फेयर में वो है 60%, यानी कि 60%। उसके बाद है मीथेन का जो कि है 20%, 20%। फिर आता है CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि कितनी है 14%, और आखिरी में नाइट्रस ऑक्साइड जिसकी मात्रा बाकियों से कम है लेकिन फिर भी बहुत अधिक है, जो कि क्या है 6%। तो आपको ये जो पाई चार्ट है इसके बारे में जरूर बताना चाहिए, क्योंकि ये अमाउंट ही है जो मैक्सिमम पूछी जाती है एग्जाम्स में। तो चलिए अब आते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं। तो आते हैं इफेक्ट्स के ऊपर। तो इफेक्ट्स देखिए वन बाय वन। सबसे पहला इफेक्ट तो हमारे एटमॉस्फेयर पे ही पड़ता है, वातावरण कितना प्रदूषित होता चला जा रहा है। अब इतना पॉल्यूशन ये फैलाएंगे तो हमारे क्या है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, अब पूरे एटमॉस्फेयर में लेयर ही जम गई पॉल्यूशन की, तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में तकलीफ, तो सांस लेने में तकलीफ होगी तो फिर से रेस्पिरेटरी डिजीज जैसे कि अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, तो इस तरीके के डिजीज फैलने शुरू होंगे। सेकेंड पॉइंट इज कि वेदर यानी कि मौसम पे बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। अब देखिए वेदर में क्या, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो धरती का जो आप ये बोलेंगे अलग अलग जगह है, जैसे कि हमारा पता है हमारे जो धरती अर्थ प्लेनेट है वहां पे 70% जो है वो वाटर है। अब पानी का तापमान बढ़ेगा तो उसमें रहने वाले एक्वेटिक प्लांट्स और एक्वेटिक एनिमल्स की लाइफ भी डैमेज हो सकती है। तो ये बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है किसके ऊपर, वेदर के ऊपर, यानी कि हमारा क्लाइमेट भी आप कह सकते हैं
कि किस तरीके से बारिशें आ रही हैं, कम ज्यादा हो रही हैं, वो हम रेनफॉल पैटर्न में भी आगे आपको समझाने वाले हैं। आगे देखिए थर्ड पॉइंट, चेंज इन सी लेवल। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या बनता है, ग्लोबल वार्मिंग बनता है। अब जैसे जैसे बर्फ के पहाड़ पिघलने शुरू होंगे, मेल्ट होंगे, तो क्या होगा, समुद्रों का जो लेवल है वो इंक्रीज होता चला जाएगा, और इंक्रीज होते ही वो किसका रीजन बनेगा, फ्लड्स का रीजन बनेगा, यानी क्या आएगी, बाढ़ आएगी। अब देखो नेक्स्ट इज माइग्रेशन ऑफ स्पीशीज। स्पीशीज मतलब कुछ प्रजातियां, और माइग्रेशन मतलब आप जानते हैं कि क्या होता है, कुछ पशु पक्षी ऐसे होते हैं जो बार बार टेम्परेचर चेंज होने की वजह से वहां पे अडेप्ट नहीं कर पाते उसको, और फिर क्या करते हैं, वो अपनी जगह को, मतलब जिस प्लेस पे वो रहते हैं, अपनी हैबिटेट को चेंज कर लेते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। जैसे कि आपने साइबेरियन क्रेन के बारे में पढ़ा होगा, वो साइबेरिया से उड़ती हुई हमारे कहाँ पे आती है, राजस्थान और हरियाणा के कुछ इलाकों में आके बस जाती है कुछ समय के लिए, क्योंकि उनको वहां पे टेम्परेचर सूट नहीं करता। तो अक्सर जब हमारी धरती का टेम्परेचर बदलता है तो माइग्रेशन उनका एक अहम रीजन बन जाता है कि उनको माइग्रेट होना ही पड़ता है इन सर्च ऑफ शेल्टर, फूड, और अपने आप को किससे बचाने के लिए, शिकार से बचाने के लिए। अब देखिए स्पीशीज, प्रजातियों के बारे में बोला गया, तो कुछ प्रजाति ऐसे होती हैं, जैसे मान लो मैं सिंपल एक आर्के बैक्टीरिया की ले लूं, अगर जैसे ही पानी में वो रहने वाला बैक्टीरिया है, टेम्परेचर बढ़ा, हो सकता है उसकी बॉडी उस टेम्परेचर को अडेप्ट ना कर पाए और वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनकी प्रजाति एक समय ऐसा आएगा कि खत्म हो जाएगी, तो स्पीशीज भी इस पे एडवर्सली इफेक्ट होती हैं। फिर आता है वेजिटेशन। वेजिटेशन क्या होता है, जितनी भी खेती यानी जितना भी फसल आपने उगाई हुई है उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। बुरा प्रभाव किस तरीके से, देखना लास्ट के जो 3 पॉइंट्स हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटरडिपेंडेंट है। वेजिटेशन, अगर वेजिटेशन आपने उगाई है, मान लो ड्रॉट, कुछ ऐसा हुआ कि सूखा पड़ गया, क्योंकि हमने पढ़ा कि धरती का टेम्परेचर बढ़ गया तो रेनफॉल तो आ नहीं रही है, बारिश, रेनफॉल पैटर्न देखिए, यानी बारिशें धीरे धीरे उनका लेवल जो है वो कम हो रहा है, कभी 200 सेंटीमीटर भी होती थी और अब 100 सेंटीमीटर भी क्रॉस नहीं कर पा रही, तो रेनफॉल नहीं हो रही तो सूखा पड़ गया, अकाल पड़ना कहते हैं ड्रॉट को, और अकाल पड़ गया तो वेजिटेशन डैमेज हो गई, तो है ना ये एक दूसरे से कोरिलेट। तो यही रीजन है कि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है वैसे वैसे ये हमारे ऊपर, हमारे एटमॉस्फेयर पे, हमारी वेजिटेशन पे बहुत ज्यादा एडवर्सली अफेक्ट कॉज करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारे पॉइंट, तो जरूर वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। स्टे ट्यून्ड।